नमस्कार बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 हिंदी का एक चैप्टर है आपका चिट्ठी का सफ़र, जर्नी ऑफ अ लेटर, उसके बारे में आपने पढ़ लिया होगा पार्ट। किस पार्ट में एक आपको चिट्ठी दी हुई है, किसने भेजी है, किसको भेजी है, क्या लिखा है। फिर आपको चिट्ठियों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है, पिन कोड के बारे में बताई हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या किस तरीके से कौन चिट्ठियाँ पहुँचाता था, बहुत सारी चीज़ें आपको पार्ट में बताई हुई है। उम्मीद है आप सभी ने पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए अभी एक टेस्ट लेते हैं आपका कि आपको पार्ट कितने अच्छे से समझ में आया है। उससे पहले जल्दी से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के नीचे राइट साइड में लिखा होगा रेड कलर से सब्सक्राइब। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पिन कोड की शुरुआत कब हुई। अगर आपने पार्ट को पढ़ा है तो पार्ट में बहुत सारे ऐसे आपके चीज़ें हैं जो जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो आपको पार्ट पढ़ना ही पड़ेगा। ये पिन कोड, जैसा आप जानते हैं, जब आप किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें पिन कोड बहुत ज़रूरी होता है। उसी से ही आपकी चिट्ठी सही पते पर पहुँचती है। तो बताइए, जो पिन कोड शुरू हुआ था इसकी शुरुआत कब हुई थी। आपके ऑप्शन हैं ए 15 अप्रैल 1973, 15 अप्रैल 1973, 2 जून 2002 या फिर 15 अगस्त 1972। पिन कोड की शुरुआत। उत्तर दे दिया होगा आपने। तो पिन कोड के बारे में बता देते हैं। पिन कोड इंडिया की अगर मैं बात करूं तो एक नंबर होता है आपका 6 डिजिट का, 4, 5 और 6। उसमें जो सबसे पहला नंबर होता है, सबसे पहली जो डिजिट होती है आपकी, वो रीजन बताती है कि किस रीजन की बात हो रही है। देखिए, इंडिया में 4 रीजन्स हैं आपके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आप जिस भी रीजन में रहते हैं वहाँ का पिन कोड देख लीजिए किससे शुरू होता है। अगर आप नॉर्थ रीजन में रहते हैं, अपने एरिया का पिन कोड देखिए, ज़रूर 1 या फिर 2 से शुरू होगा। अगर आप वेस्ट में रहते हैं, नॉर्थ यानी कि अगर आप यूपी में रहते हैं या फिर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, आप उत्तराखंड में रहते हैं, तो आपके यहाँ का पिन कोड 1 या 2 से शुरू होगा। अगर आप वेस्ट में रहते हैं, वेस्ट यानी कि गुजरात या फिर राजस्थान में, इन प्रदेशों में, तो आपका यहाँ का पिन कोड ज़रूर 3 और 4 से शुरू होगा। अगर आप साउथ में रहते हैं, केरला, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक, इन सब स्टेट्स में, तो आपका पिन कोड 5 और 6 से स्टार्ट होगा। और अगर आप ईस्ट में रहते हैं, आसम, मेघालय, यहाँ पर, तो आपका पिन कोड 7 या 8 से स्टार्ट होगा। कहने का मतलब है, पहला जो नंबर होता है वो एरिया बताता है आपका, सेकेंड जो नंबर होता है वो सब रीजन बताता है उस एरिया में, नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज डिस्ट्रिक्ट होता है, वो आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो नंबर है वो थर्ड नंबर बताएगा हमारा। और लास्ट के जो 3 नंबर होते हैं ये आपके पोस्ट ऑफिस के होते हैं। तो पहले देखना होता है लेटर किस स्टेट में जाना है, किस रीजन में जाना है, किस स्टेट में जाना है, उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है और फिर किस पोस्ट ऑफिस में जाना है। तो इस तरीके से जो 6 नंबर होते हैं आपके पिन कोड में, इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं वो। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, पिन कोड का पूरा नाम बताइए। पिन, PIN जो है आपका, इसका पूरा नाम बताइए। ये भी आपको आपकी बुक में दिया हुआ है। आपके ऑप्शन है P फॉर पोस्टल, I फॉर इंडेक्स, N फॉर नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन नंबर। विच वन इज करेक्ट। पिन कोड का पूरा नाम आपसे पूछा हुआ है। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। ये भी आपको आपकी बुक में दिया हुआ है। अगर आपने पार्ट पढ़ा है तो ज़रूर आपको पता होगा पिन की फुल फॉर्म क्या होती है। अगला प्रश्न आसान है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। पिन कोड में कितने अंक होते हैं। आप अपने एरिया का पिन कोड देखिए कि उसमें टोटल कितने अंक है। आपके ऑप्शन हैं A 5, B 8 या फिर C 6। पिन कोड में कितने अंक होते हैं, 5, 8 या 6। चलिए, उत्तर दे दिया होगा आपने। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक तकनीक से पहले। आजकल तो आप जानते हैं पोस्ट ऑफिसेज हैं आपके, पोस्टमैन होते हैं स्पेशली इसके लिए, और पोस्ट ऑफिस की अपनी गाड़ियाँ होती हैं, ट्रेन के थ्रू भी लेटर्स जाते हैं, प्लेन से भी जाते हैं। लेकिन अब से पहले, जब तकनीक इतनी एडवांस नहीं थी, आधुनिक तकनीक से पहले, कौन सा पक्षी संदेशवाहक होता था। एक पक्षी था जिसको संदेश इधर से उधर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो कौन सा पक्षी था। आपके ऑप्शन हैं A तोता, B कबूतर या फिर C बाज। आप जानते हैं पक्षी बोल तो नहीं सकते, लेकिन चिट्ठी उनके गले में टांग दी जाती थी और जहाँ उनको जाना होता है, हर किसी के अपने कबूतर होते थे, जिसके पास वो जाता था वो पहचान लेते थे और फिर वो चिट्ठी डिलीवर करते थे। तो कौन सा पक्षी था जिसको ट्रेन किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रॉपर संदेशवाहक के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता था।
चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, जानते ही होंगे आप सब। यही वो पक्षी है, आपने देखा भी होगा अपने आसपास ज़रूर। आजकल तो आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिसेज हैं हमारे पास चिट्ठियाँ भेजने के लिए, जब नहीं होते थे तो इस पक्षी को इस्तेमाल किया जाता था चिट्ठियाँ भेजने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, संदेश भेजने के लिए किस प्रजाति के कबूतर को प्रशिक्षित किया जाता था? कबूतरों की भी अपनी अलग अलग प्रजातियाँ होती है और जिनमें से कुछ स्पेसिफिक ही ऐसे थे जिसको कि चिट्ठी भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा नहीं हो कि आप किसी भी कबूतर को पकड़ के उसके गले में चिट्ठी डाल दें और कहे कि जाओ वहाँ पर चले जाओ, ऐसा नहीं था। कोई स्पेसिफिक की भी प्रजाति होती थी जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी इस चीज़ के लिए। तो बताइए वो कौन सी प्रजाति थी? आपके ऑप्शन हैं ए ह्यूमर, बी गिरहबाज, या फिर सी दोनों ही टाइप के कबूतरों का आप इस्तेमाल करते थे। अगर आपने पार्ट पढ़ा है तो ये इस प्रश्न का उत्तर भी आपके पार्ट में दिया हुआ है। इनफैक्ट लास्ट में आपसे पूछा भी हुआ है एनसीईआरटी के प्रश्नों में। तो बताइए कौन सा कबूतर था, किस प्रजाति का कबूतर था? ह्यूमर, गिरहबाज या फिर दोनों? ओके, देखिए इस तरीके से अच्छे से चिट्ठी को बांध दिया जाता कबूतर के ऊपर और तब उसको उड़ा दिया जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, ह्यूमर और गिरहबाज प्रजाति के कबूतर की आयु कितने वर्ष की होती है? जो दो प्रजातियों की बात की गई है आपके पार्ट में, इनकी आयु बताइए कितने समय तक जिंदा रहते हैं? एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं ए 15 से 20 साल, बी 20 से 25 साल, या फिर 8 से 10 साल। इन दोनों प्रजाति के जो कबूतर है, आपने कबूतर को ट्रेन किया तो कब तक वो आपके काम आ सकता है, कितने साल उसकी उम्र होती है? ह्यूमर और गिरहबाज प्रजाति के जो कबूतर हैं उनकी 15 से 20 साल तक वो आपको सर्व कर सकता है, सर्विस दे सकता है। 20 से 25 या फिर 8 से 10। उत्तर दे दिया होगा आपने। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, कबूतर एक दिन में कितनी दूरी का सफर तय कर सकता है? पार्ट में ये भी दिया हुआ है कि कबूतर लगभग इतनी दूरी तय कर सकता है एक दिन में उड़ के और रेस्ट करके भी, पूरे दिन में 24 घंटे की अगर हम बात करें। आपके ऑप्शन है, रात को तो नहीं उड़ेगा क्योंकि काफ़ी पक्षियों को रात को नहीं दिखाई देता है। तो आपके ऑप्शन हैं ए 2000 किलोमीटर चल सकता है वो एक दिन में, 100 किलोमीटर, या फिर 1000 किलोमीटर। बहुत डिफरेंस है तीनों डिस्टेंसेस में ही, पता होगा आपको अगर आपने पार्ट पढ़ा है तो। 2000, 100 या फिर 1000, 2000, 100 या फिर 1000। उत्तर दे दिया होगा आपने। सो इस पिक्चर से थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चिट्ठी लेके उड़ रहा है और आपको डिस्टेंस भी दी हुई है। आगे आते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की बात हुई है इसमें पार्ट में आपके। तो बताइए द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? आपके ऑप्शंस हैं 1939 से 1945 तक, 1935 से 1945 तक, या फिर 1940 से 1947 तक, 1939 टू 45, 35 टू 45, सॉरी 39 टू 45, या फिर 40 टू 47। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, डेट तो आपको पता ही होगी। चलिए मैं बता ही दे, पहले आप उत्तर दीजिए उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो 1939 में स्टार्ट हुआ था और 45 लगभग लगा लीजिए 6 साल तक चला। और इसमें पूरा जो विश्व था, पूरा जो वर्ल्ड था, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। अलग अलग देश थे दोनों ही आपके ग्रुप में। एक थे आपके, हिंदी में अगर मैं बताऊं, मित्र राष्ट्र, और दूसरे थे आपके धुरी राष्ट्र। ओके, और दोनों में किस चीज़ के ऊपर हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो एक ही कारण था और वो था साम्राज्य विस्तार। सारे जो देश थे वो अपने देश की सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे, दूसरे देशों को अपने आप में मिलाना चाहते थे। जैसे ब्रिटिशर्स, जैसे आप जानते हैं अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था, वो हमारे देश को अपने इसमें मिलाना चाहते थे। सभी देशों का लगभग यही हाल था, यूरोपियन और इन सब की जिनके बीच में युद्ध शुरू हुआ था। और ये 1945 में ख़त्म कैसे हुआ? क्योंकि जो जर्मनी था जहाँ से मेन शुरू हुआ था, उसने बिना किसी शर्त के कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसलिए 1945 में ये फिर ख़त्म हो गया था। और अगर इसमें लगभग 7 करोड़ लोग, ये एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं है लेकिन अगर माना जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ लोग, सोचे कितनी बड़ी गिनती होती है, इस युद्ध में मारे गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में। ओके, तो ये हुआ था हमारा 1939 टू 45। चलिए अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संदेश पहुंचाने वाले कबूतर की कहानी किस किताब में लिखी गई है? एक किताब छपी थी आपकी जिसका जिक्र आपके पाठ में भी किया गया है,
जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो कबूतर उस समय द्वितीय विश्व युद्ध, जैसे आप जानते हैं फ़ोन, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन इतने अवेलेबल नहीं थे, तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तकनीक इतनी अच्छी नहीं थी, तो उस समय जो कबूतर भेजे जाते थे एक से दूसरी जगह संदेश लेके, उनकी एक कहानियों की किताब है। तो बताइए उस किताब का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्रे नेक, या फिर हैरी पॉटर। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्रे नेक, हैरी पॉटर। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। तो देखिए ये वो किताब है द स्टोरी ऑफ अ पिजन, एक कबूतर की कहानी, और ये लिखी है धन गोपाल मुखर्जी और बोरिस एट्रिज बैशेफ ने। ओके, सो ये दो इसके राइटर है, एक इंडियन है और एक बाहर के हैं, कोई फॉरेनर है, और ये इसे एक्चुअली न्यूबेरी मेडल भी मिला है 1928 में, बहुत पहले लिखी गई थी ये। ओके, चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अपनी पुरानी परंपराओं को जीवित रखने के लिए किस राज्य में अभी भी संदेश भेजने के लिए कबूतर का प्रयोग किया जाता है? जैसे आप जानते हैं आजकल तो पोस्ट ऑफिसेज है, लेकिन इस परंपरा को जीवित रखने के लिए एक ऐसा प्रदेश है हमारा जहां पर कि अभी भी वो लोग कबूतरों का इस्तेमाल करते हैं थोड़ी डिस्टेंसेस पे अगर उनको संदेश भेजने हैं तो। वो कौन सा प्रदेश है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बिहार में ऐसा किया जाता है, बी उड़ीसा, या फिर सी केरल। बिहार, उड़ीसा, केरल, किस प्रदेश में अभी भी संदेश भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता है? चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। सो ये वहाँ का डांस है, अगर आप डांस से पहचान सके स्टेट को। आपको उत्तर नहीं पता, नहीं तो आपको मैप में दिखा देते। देखिए ये वो स्टेट है। मैप 5th क्लास के बच्चे को मुझे लगता है कि सभी स्टेट्स आपको पता होने चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, सभी स्टेट्स की कैपिटल पता होनी चाहिए। 5th क्लास में मैप प्रैक्टिस आप इंडिया के स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स की एटलीस्ट कर लीजिए, तो ये स्टेट आप पहचान गए होंगे। यही वो स्टेट है जहाँ पर कि अभी भी परंपराओं को जीवित रखने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता है चिट्ठियाँ भेजने के लिए। अगला प्रश्न है, पाठ में किसको पत्र लिखा गया है? पत्र, जो चिट्ठी का सफ़र आपका पाठ है, उसमें किसी हमारे देश के महान व्यक्ति को पत्र लिखा गया है। बताइए वो कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं नेहरू जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, या फिर गांधी जी को। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। पिक्चर आपको दिखा देते हैं, उससे ही आप समझ जाएंगे। ये वो पर्सन है जिनको आपके जो पार्ट है चिट्ठी का सफ़र, उसमें एक खत लिखा गया है किसी किन्हीं के द्वारा, पहचान ही गए होंगे आप। अब आप उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी जानकारी पत्र में नहीं होती? आपको स्कूल्स में पत्र लिखना सिखाया जाता होगा, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक पत्र। तो उसमें बताइए आप बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं, नाम लिखते हैं, भेजने वाले का एड्रेस लिखते हैं, और बॉडी होती है आपके जो लेटर है उसकी, देन क्लोजिंग किस तरीके से होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पत्र में ध्यान देने होती है। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप पत्र में नहीं लिखते? आपके ऑप्शन है नाम, बिना नाम के पत्र भेजते हैं, पता, बिना पते के पत्र भेजते हैं, आधार कार्ड नंबर, बिना आधार कार्ड नंबर के पत्र भेजते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका जिक्र आपके पत्र में नहीं होता? पत्र जैसे आप जानते हैं बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, और इनमें से एक चीज़ ऐसी है जो बड़ी ही नई है, अभी कुछ सालों पहले ही शुरू हुई है, तो उसका पत्र से कुछ लेना देना नहीं है। बताइए वो कौन सी चीज़ है? कौन सी इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है? चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने, दिखा देते हैं। तो ये वो है, आप सभी के पास भी होगा इसको, आप इस ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इसको पहचानते भी होंगे आप। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद एक महान क्रांतिकारी थे, इतिहास में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। ये आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कि बहुत महान क्रांतिकारी थे और इतिहास में उनका नाम बहुत ही सम्मान इज्जत के साथ लिया जाता है। अब ये मैचिंग है आपके नीचे, मिलान करने हैं आपको, किसका मिलान किसके साथ होगा। इधर है आपके संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम। बताइए इनमें से संज्ञा कौन सी है उनका? चंद्रशेखर आज़ाद महान, कौन संज्ञा है, कौन विशेषण है, कौन सर्वनाम है? इसका उत्तर आप ऐसे देंगे, आंसर 13 ए के साथ जो भी मैच हो रहा है 1, 2 या फिर 3 जो होगा उसके सामने लिख देंगे बी। सपोज करिए बी का आपको लगता है कि 3rd होना चाहिए तो आप 3 लिख देंगे। ये मैं आंसर नहीं बता रही हूँ आपको, सिर्फ बता रही हूँ कैसे लिखना है, ऐसे सी के सामने 1, 2 या 3। चलिए आगे आती है। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद, इनको जानते ही होंगे आप। ओके, अगला प्रश्न है,
2 अक्टूबर को हम किस रूप में मनाते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, 5th क्लास से अगर पूछा जाए तो। आपके ऑप्शन है गांधी जयंती, शिक्षक दिवस और पर्यावरण दिवस। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, कबूतर होते हैं मांसाहारी, शाकाहारी या फिर सर्वाहारी? कबूतर क्या खाते हैं? सिर्फ मांस खाते हैं, सिर्फ शाकाहारी जो पेड़ों से मिलने वाली चीज़ें, अनाज, सब्जियां, ये सब खाते हैं, या फिर सर्वाहारी दोनों ही चीज़ें खाते हैं, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी है? चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। तो देखिए ये वो चीज़ें, ग्रेन्स, बाजरा, आपका अनाज, भुट्टा, ये जो होते हैं आपके अनाज जिनको आप बोलते हैं अलग अलग, ये सब आपके कबूतर खाते हैं। अब जो लोग इनको खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं ये भी आपको पता होगा, मांसाहारी, शाकाहारी या फिर सर्वाहारी। तो ये आपकी क्विज थी। उम्मीद है आप सभी ने एंजॉय किया होगा, और पार्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको काफ़ी प्रश्नों के उत्तर इसमें से आते भी होंगे। चलिए धन्यवाद आपका।